एक्सरसाइज 6.4 ये एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी की। लिहाजा शुरू करने से पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मैथ्स में हम मोस्टली जो कैलकुलेशंस करते हैं वो सर्टन होती हैं, यानी यकीनी। जैसे अगर हम 1 और 1 को ऐड करें तो आंसर हमेशा 2 आएगा। इसी तरह 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा 6 आएगा। मगर हकीकी ज़िंदगी में चीज़ें इतनी प्रिडिक्टेबल नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पे कॉइन का टॉस, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा, यानी इसको अनप्रिडिक्टेबल कह लें या फिर रैंडम। लेकिन एक बात हमें मालूम है कि हेड आने का चांस भी उतना ही है जितना टेल आने का, यानी जस्ट एज लाइकली, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये एक वैल्यू होती है कि कितना लाइकली है कि कोई इवेंट होगा। अगर हम बहुत बार कॉइन फ्लिप करें तो तकरीबन हाफ ऑफ द टाइम हेड आएगा और हाफ ऑफ द टाइम टेल आएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लिपिंग हेड क्या होगी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लिपिंग टेल क्या होगी वो भी 1/2 होगी या हाफ कह लें। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, जिसके लिए ये है प्रोबेबिलिटी लाइन, जो कि एक नंबर लाइन है 0 से 1 तक। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 का मतलब है कि ये इवेंट नहीं होगा, इट इज़ इम्पॉसिबल। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का मतलब है कि ये इवेंट लाजमन होगा, यकीनी होगा, डेफिनेटली होगा, इट इज़ सर्टन। इसीलिए प्रोबेबिलिटी लाइन सिर्फ 0 से 1 तक होती है। इम्पॉसिबल से कम नहीं हो सकती और सर्टन से ज़्यादा नहीं हो सकती। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2, जैसा कि कॉइन टॉस में होता है, का मतलब है इवेंट होने का चांस उतना ही लाइकली है जितना कि ना होने का, एज लाइकली एज नॉट। प्रोबेबिलिटी लेस देन 1/2 का मतलब है इट इज़ अनलाइकली, और प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1/2 का मतलब है कि इट इज़ लाइकली कि ये इवेंट होगा। इसी तरह प्रोबेबिलिटीज़ को डेसिमल और फ्रैक्शंस में भी लिखा जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 का मतलब है 0% चांस है होने का, और हाफ का मतलब है 50% चांस है होने का, और 1 का मतलब है 100% होने का चांस। अब ज़रा कॉइन से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देखते हैं, डाइस की। एक स्टैंडर्ड डाइस की 6 साइड्स होती हैं, जिस पे 1 से 6 तक नंबर होते हैं। अगर आप डाइस को रोल करें तो इनमें से किसी भी साइड के ऊपर आने का चांस उतना ही है जितना कि किसी दूसरी साइड का, यानी जस्ट एज लाइकली। बिल्कुल वैसी ही कंडीशन लग रही है जैसा कि कॉइन फ्लिप करने में थी। इसकी ईच साइड के ऊपर आने के चांस भी एक ही जितने थे, जस्ट एज लाइकली। कॉइन फ्लिप करने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। इसी तरह टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। दोनों को ऐड करें तो आंसर आता है 2/2, जो कि इक्वल है 1 के, यानी 100%। इसी तरह डाइस की हर साइड के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। इन सबs को ऐड करने से आंसर आता है हमारे पास 6/6, जो कि इक्वल है 1 के, यानी 100%। यानी अगर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स को ऐड अप करें तो आंसर इक्वल होगा 1 के, यानी इट इज़ कन्फर्म कि एक ना एक ने तो आना ही आना है। अब एक स्पिनर की एग्जांपल देखते हैं। टोटल 8 सेक्टर्स हैं इसमें, जिनमें 2 येलो हैं, जबकि 3 सेक्टर्स ब्लू हैं और 3 पिंक हैं। तो स्पिन करने पे येलो सेक्टर वाले नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 डिवाइडेड बाय 8 या 25%। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो सेक्टर्स। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट निकाल सकते हैं। आपने बस फ्रैक्शन बनानी है, जिसमें न्यूमरेटर होगा नंबर ऑफ आउटकम्स दैट सेटिस्फाई योर रिक्वायरमेंट, और डिनोमिनेटर होगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब स्पिनर को दोबारा घुमाते हैं। अब नॉन येलो सेक्टर्स के आने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। टोटल 6 नॉन येलो सेक्टर्स हैं, जबकि टोटल सेक्टर्स कितने हैं 8। तो प्रोबेबिलिटी बनी 75%। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन येलो सेक्टर्स। अब 3 मोस्ट क्वेश्चनड एग्जाम्पल्स को समझते हैं और फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल इवेंट्स कितने हैं 2। हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होगी 1/2 और 50%। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी, वो भी 1/2 या 50%। अगर एक डाइस को रोल किया जाए तो इन 6 में से एक नंबर आएगा।
क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 आएगा? इनमें सिर्फ एक ही 3 है और टोटल इवेंट्स कितने हैं? 6। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स क्या होगी? टोटल 3 ऑड नंबर्स हैं, टोटल नंबर 6 ही हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स होगी 3/6 या 50%। और लास्ट एग्जांपल है पैक ऑफ कार्ड्स की। ताश के पत्तों के सेट को पैक ऑफ कार्ड्स कहते हैं। इसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। अगर हम रैंडमली कोई कार्ड उठाएं तो क्या पॉसिबिलिटी कि हम जैक पिक करेंगे? देखते हैं। टोटल कितने जैक्स हैं एंटायर पैक में? थिंक लॉजिकली। टोटल 4 जैक्स हैं, 1 इन ईच सूट। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52 कार्ड्स हैं। कार्ड से मुतालिक ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फेस कार्ड पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल 12 फेस कार्ड्स हैं, जैक्स, क्वींस एंड किंग्स हर सूट में, और टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं 52। याद रखें, ये सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनका रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट ये कि हमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स मालूम होती हैं। इस एक्सरसाइज में हम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स ही पढ़ेंगे। इनके अलावा जो डिटर्मिनिस्टिक्स एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनकी आउटकम कंप्लीटली डिटर्मिन्ड होती है, जैसे कि फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एक्सपेरिमेंट से साबित है कि 0 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही आंसर आता है। सैंपल स्पेस और इवेंट। जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो हमारे पास सैंपल स्पेस थी S=H, क्योंकि हेड और टेल यही पॉसिबल आउटकम्स हैं। और एक डाइस को रोल करने में सैंपल स्पेस थी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इन्हीं 6 पॉसिबल आउटकम्स में से कोई ना कोई आंसर आएगा। अब एडवांस एग्जांपल समझते हैं। एट अ टाइम 2 कॉइन्स टॉस करें या 2 डाइस रोल करें। 2 कॉइन्स टॉस करने में टोटल पॉसिबल आउटकम्स या सैंपल स्पेस बनती है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, टोटल 4। इसी तरह 2 डाइसेस रोल करने में सैंपल स्पेस या टोटल पॉसिबल इवेंट्स कितने हैं? 36। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह 2 1 2 2 एंड सो ऑन। सैंपल स्पेस यानी ऑल पॉसिबल इवेंट्स। अगर हमने पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ कॉइन्स लैंडिंग द सेम साइड देखनी हो तो कितने इवेंट्स होंगे? टोटल 2, हेड हेड और टेल टेल। इस सूरत में हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ सेम साइड्स क्या होगी? नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल इवेंट्स, यानी 2/4। 2 डाइसिस के केस में अगर हम सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी देखनी हो तो ऐसे कितने इवेंट्स हैं? टोटल 6। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट्स और रिक्वायर्ड इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स, जिसको सैंपल स्पेस भी कहते हैं। तो ये हमारी बन जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 36 या 1/6। आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में एक लफ्ज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी सुनने को मिलेगा। लफ्ज़ एक्सक्लूसिव से मिलता जुलता लफ्ज़ है एग्जिट या एक्सक्लूड। मतलब दे कैन नॉट अकर एट सेम टाइम, यानी दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मैथमेटिक्स में इसको लिखते हैं A∩B = 5। इसकी वेन डायग्राम देखते ही आपको समझ आ जाएंगे। ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे से टच नहीं हो रहे, दूर दूर रह रहे हैं, जबकि ये 2 सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं, मीनिंग कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, मिल के नहीं रह सकते, और ये ऊपर आ रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब एक डाइस की एग्जांपल देखते हैं। इसकी सैंपल स्पेस है 1 2 6। इवेंट ए से मुराद है कि डाइस को रोल करने पे इवन नंबर आता है। इवेंट बी के ऑड नंबर शो होता है। इवेंट सी के नंबर लेस देन 4 आता है, यानी 1 2 3। अब A∩B देखें। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लिहाजा ये इक्वल है नील के, यानी A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब A∩C देखें। इनमें 2 कॉमन है, लिहाजा ये इक्वल है 2 के, मतलब A एंड C आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखते हैं B एंड C। इनमें 1 कॉमन है और 3 कॉमन है, लिहाजा ये इक्वल है 1, 3 के, मतलब B एंड C भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ, मगर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले बुक की एग्जांपल्स गो थ्रू करें, फिर एक्सरसाइज की तरफ आएँ। क्वेश्चन नंबर 1, लेट S यानी सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 बी द सैंपल स्पेस ऑफ रोलिंग डाई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसके 5 पार्ट्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 5, रोलिंग अ नंबर लेस देन 1, रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 0, रोलिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इतने ज़्यादा सवाल, लेकिन बहुत आसान। पहला है रोलिंग अ 5। अब देखें, जब डाइस को रोल करते हैं तो उसमें क्या चांसेस हैं कि क्या चीज़ सामने आए आपके। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी सामने आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल जो इवेंट्स आपके हो सकते हैं वो 6 हैं। इसी को सैंपल स्पेस कहते हैं, एस। फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का? नंबर ऑफ वेज एन इवेंट कैन अकर डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल इवेंट्स। तो हमारा सवाल है रोलिंग का 5, तो इसमें एक ही इवेंट है कि 5, तो हम लोग इसको वैसे नाम दे देते हैं इवेंट ए इज इक्वल टू रोलिंग का 5। तो ये एक ही बार आ सकता है, 5 आने का चांस एक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए या नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। इसको तस्वीर से देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए क्या है, 1, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पॉसिबल जो कि है 6। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6, और ये लेस लाइकली होता है। हाफ से जो भी चीज़ कम हो तो उसका मतलब है लेस लाइकली। आपकी बुक में क्या आंसर है? यही 1/6। नंबर पार्ट 2 है रोलिंग अ नंबर लेस देन 1। तो अगर आप कैलकुलेशनें ना भी करें तो ये देखें, 1 से छोटा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0 हो ही नहीं सकता। लेकिन चलें हम इसको कह देते हैं इवेंट बी, यानी रोलिंग अ नंबर लेस देन 1, और वो है ही नहीं, 0 है, कुछ भी नहीं है, खाली है। और फार्मूले में डालें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी क्या है? कुछ भी नहीं, खाली है, 1 से नीचे कुछ भी नहीं होता, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 6। तो 0 डिवाइडेड बाय 6 क्या होगा? 0 ही होगा, जो कि है इम्पॉसिबल। आपको नंबर लाइन याद है जो मैंने आपको सिखाई है शुरू में? ये 0 इम्पॉसिबल होता है। आपकी बुक में भी यही आंसर है। तीसरा पार्ट है रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा। 1 2 3 4 5 6 सारे ही ग्रेटर हैं, यानी प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी आना ही आना है ये चीज़ तो। लेकिन फिर भी हम इसको कह देते हैं इवेंट सी। इवेंट सी का मतलब है रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 0, जिसमें ये सारे शामिल हो जाते हैं क्योंकि इसमें सारे ही ग्रेटर देन 0 है, 1 2 3 4 5 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स एलिमेंट्स इन इवेंट सी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो ये है 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे ही इस हमारे इवेंट के अंदर मौजूद हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, वो भी ये सारे के सारे ही हैं। तो इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 6, और ये बन जाता है 1, जो कि है सर्टन इवेंट। देखें, 0 होता है इम्पॉसिबल और 1 होता है सर्टन, और यही आपकी बुक में आंसर है। पार्ट 4 रोलिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 का टेबल आपको याद है? 3 1 3, 3 2 6, यानी एक डाइस में मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं? 2 ही हैं, एक 3 और एक 6 है। तो इस इवेंट को हम कह देते हैं इवेंट डी, यानी रोलिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। और ये कितनी बार आ सकता है? 2 दफ़ा, 3 या 6। टोटल दो चांसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डी डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल इवेंट्स। ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 6, और ये बन जाता है 1/3। ये लेस लाइकली है क्योंकि हाफ से जो चीज़ भी कम हो वो लेस लाइकली हो, जो हाफ से ज़्यादा होती है वो मोर लाइकली होती है। बुक में क्या आंसर है? यही 1/3। पार्ट 5 रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यानी 4 या 4 से बड़ा। टोटल 3 इसमें है, वैसे तो ज़बानी करेंगे तो 3/6 यानी 1/2 बन जाता है, लेकिन करते हैं इसको हम लोग कह देते हैं इवेंट ई। इवेंट ई क्या है? रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 3, 1 2 3, यानी 4 5 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये हैं 3 डिवाइडेड बाय 6, तो ये बन जाता है 3/6 इज इक्वल टू 1/2, जो कि इक्वली लाइकली है। दोनों तरफ दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं कि जब आप रोल डाइस करें तो 4 5 6 भी आ सकता है या 1 2 3 भी। इक्वल चांसेस हैं कि आपका इनमें से कोई आए या नीचे वालों में से आए, 1 2 3 में से। बुक में क्या आंसर है? 1/2। Question number 2. A bag contains 4 white, 5 red and 6 green balls. 3 balls are drawn at random. What is the probability that all are green?
नंबर 2 ऑल आर वाइट। ये पार्ट 1 है। ये बैग के अंदर 4 वाइट बॉल्स हैं, 5 रेड हैं और 6 ग्रीन बॉल्स हैं। 3 बॉल्स हमने रैंडमली पिक करनी है और सवाल है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑल 3 विल बी ग्रीन। तो पहले हम पिक करेंगे, फिर पिक करेंगे और फिर पिक करेंगे। तो चलें पहली बॉल पिक करने के ऊपर गौर करते हैं। ग्रीन बॉल्स की क्वांटिटी 6 है और टोटल 15 बॉल्स हैं। तो फर्स्ट बॉल ग्रीन पिक होने की प्रोबेबिलिटी है 6/15। अब जबकि एक ग्रीन बॉल पिक हो चुकी है तो पीछे बची हैं 5 ग्रीन बॉल्स और टोटल 14 बॉल्स। अब नेक्स्ट ग्रीन बॉल पिक होने की प्रोबेबिलिटी है 5/14। अब जबकि सेकंड ग्रीन बॉल भी पिक हो जाती है तो पीछे बचती हैं 4 ग्रीन बॉल्स और टोटल 13 बॉल्स। अब नेक्स्ट ग्रीन बॉल पिक होने की प्रोबेबिलिटी बचती है 4/13। ये थर्ड ग्रीन बॉल भी पिक हो गई। ग्रीन बॉल्स की क्वांटिटी इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड है, वी पिक एंड पिक एंड पिक। तो ये कुछ यूं बन जाएगा। अब कटिंग करते हैं। 5 1 5, 5 3 15, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 7 14। तो पीछे हमारे पास बच गया 4/91। अब क्योंकि हमने परम्यूटेशंस और कम्बिनेशंस पढ़ रखी हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी को देखने का एक और तरीका भी है कि कम्बिनेशन यूज़ करें, क्योंकि पिक को चूज़ या सिलेक्ट करना कहते हैं, जो कि कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ढूंढना है। डिनोमिनेटर में ऑल द पॉसिबल आउटकम्स होंगी। कोई सी भी 3 पिक करनी होंगी आउट ऑफ पॉसिबल 15। इट मीन्स कि पिकिंग एनी 3 आउट ऑफ 15 यानी 15C3। और न्यूमरेटर में हमें चाहिए ऑल द फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि तीनों का ग्रीन होना चाहिए, लिहाजा उनको सिलेक्ट किया जाएगा सिर्फ इन 6 में से, सिलेक्टिंग 3 आउट ऑफ 6 या 6C3। इसको सॉल्व करने से भी 4/91 आएगा। चलें सॉल्व करते हैं। पहले 6C3 को सॉल्व करते हैं। ये कम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और फिर डिवाइडेड बाय 6 - 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ गई। अब 6 फैक्टोरियल के इतना ओपन करेंगे कि 3 फैक्टोरियल भी बीच में नज़र आ जाए। तो ये 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल तक क्यों खोला है? क्योंकि नीचे ऑलरेडी 3 फैक्टोरियल नज़र आ रहा है, उससे काटने में आसानी हो जाएगी। तो 3 फैक्टोरियल उतारा और 6 - 3 का फैक्टोरियल से भी 3 फैक्टोरियल बन जाता है। तो ये 3 फैक्टोरियल इस 3 फैक्टोरियल से कट गया और ये 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 3 × 2 × 1 यानी 6। तो ये ऊपर वाले 6 से कट जाएगा और पीछे हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 5 4 20। तो ये हम लोगों ने ऊपर लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे लिख ली है। अब हम लोगों ने करना है 15C3। 15C3 यानी कि 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और नीचे डिवाइडेड बाय 15 - 3 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल को इतना ओपन करेंगे कि हमारे पास 12 फैक्टोरियल आ जाए। क्यों? क्योंकि हमें पता है नीचे 15 - 3 से आंसर 12 फैक्टोरियल आएगा। तो 15 × 14 × 13 × 12 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, जबकि 3 फैक्टोरियल को हम लोग ओपन करेंगे तो नीचे आ जाएगा 3 × 2, क्योंकि 1 लिखें या ना लिखें एक बराबर है। अब 3 1 3, 3 5 15, 2 1 2, 2 7 14। इससे हमारे पास आ जाती है वैल्यू 455, जो कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 5 4 20 और 5 91 455। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4/91 और यही बुक में आपका आंसर है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। और 3 balls are drawn, what is the probability that all are white? पहली बॉल वाइट पिक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वाइट बॉल्स 4 हैं, टोटल बॉल्स 15 हैं, सो 4/15। अब जब पहली वाइट बॉल पिक हो चुकी है तो नेक्स्ट बॉल वाइट पिक होने की क्या चांसेस हैं? अब वाइट बॉल्स 3 हैं और टोटल बॉल्स 14 हैं, यानी प्रोबेबिलिटी है 3/14। अब जब सेकंड वाइट बॉल भी पिक हो जाती है तो नेक्स्ट बॉल वाइट पिक होने की क्या चांसेस हैं? अब वाइट बॉल्स हैं 2 और टोटल बॉल्स हैं 13, यानी प्रोबेबिलिटी है 2/13। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ एंड है, पिक एंड पिक एंड पिक। कैलकुलेट करें और कट करें। 3 1 3, 3 5 15, 2 1 2, 2 7 14। तो ये हमारे पास आ जाता है 4/455। कम्बिनेशंस के तरीके से भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑल 3 बीइंग वाइट इज इक्वल टू, हमने न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर ढूंढना है। डिनोमिनेटर में ऑल द पॉसिबल आउटकम्स होंगी, कोई सी भी 3 पिक करनी है आउट ऑफ पॉसिबल 15। इट मीन्स कि पिकिंग एनी 3 आउट ऑफ 15 या 15C3। और न्यूमरेटर में हमें चाहिए हैं ऑल द फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि तीनों को वाइट होना चाहिए, लिहाजा उनको सिलेक्ट किया जाएगा सिर्फ इन 4 में से, सेलेक्टिंग 3 आउट ऑफ 4 या 4C3। इसका सोल्यूशन भी 4/455 आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले 4C3, और 4C3 से क्या बनेगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 4 - 3 फैक्टोरियल। तो इसको ओपन कर लेते हैं। 4 × 3 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और नीचे 3 फैक्टोरियल, और 4 - 3 फैक्टोरियल से क्या बन जाएगा, 1 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कट गए, पीछे हमारे पास सिर्फ 4 बच जाता है, और ये हम लोग यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं। अब 15C3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 15C3 इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और नीचे एक और भी लिखा जाता है 15 - 3 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे, पिछले पार्ट में भी इसी तरह किया था, 12 तक। 15 × 14 × 13 × 12 फैक्टोरियल, और नीचे आ गया 3 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल से कट जाएगा, और 15, 14, 13 ऊपर रह गया, और 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 3 × 2। अब इसको कैंसिल करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 2 × 2, 2 × 7 = 14, 5 × 7 × 3 इज इक्वल टू 455। तो ये यहाँ आ गया। और अब ये देखें, ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, दोनों मेथड से एक ही आंसर आया है। बुक के आंसर आपका आंसर थोड़ा सा गलत है, नीचे 555 लिखा हुआ है, हालांकि आपने देख लिया दोनों 455 हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a true or false test contains 8 questions. If a student guesses, यानी तुक्के लगाता है, the answer of each question, find the probability that 8 answers are correct, that 7 answers are correct and 1 is incorrect, that 6 answers are correct and 2 are incorrect, and at least 6 answers are correct. तो पहला पार्ट देखते हैं। टोटल 8 सवाल हैं, क्योंकि तुक्के लगाने हैं, गैस करना है, लिहाजा कुछ आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे और कुछ गलत। इस तरह के बॉक्सेस आपको गिवन होते हैं। अब क्वेश्चन 1 देखें, इसके करेक्ट होने के कितने % चांसेस हैं। ट्रू फॉल्स की आपको ऑप्शन गिवन है, तो क्या चांस है कि ये करेक्ट कर देगा, 50%, क्योंकि 2 ऑप्शन हैं तो हाफ चांस होगा इसका करेक्ट होने का, क्योंकि अभी 8 आंसर्स करेक्ट करने की है, लिहाजा सबको देखते हैं। अब इस सवाल के भी 2 ऑप्शन होंगे ना, तो या तो हमारा जवाब ठीक हो जाएगा या गलत। तो कितने % चांसेस हैं ठीक होने के, 50%, यानी 1/2। इसी तरह क्वेश्चन 3 के भी ठीक होने के हाफ चांसेस हैं, क्वेश्चन 4 के भी हाफ चांसेस हैं, क्वेश्चन 5 के भी हाफ चांसेस हैं, क्वेश्चन 6 के भी 50% चांसेस हैं, यानी हाफ चांस, क्वेश्चन 7 का भी चांस हाफ है, 1/2, और क्वेश्चन 8 का भी ठीक होने का चांस है हाफ। तो ये इन सारों को अब मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा, 1 / 256। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये पता लग रहा है कि ये इसकी सैम्पल स्पेस है, क्योंकि सारे के सारे सवाल ठीक हो जाएं, इसका एक ही चांस है आउट ऑफ 256। मिसाल के तौर पे अगर एक ठीक हो जाता, ये वाला गलत हो जाता, फिर ये भी गलत हो जाता, ये भी गलत, फिर दूसरा ये हो सकता है कि 2 ठीक हो जाते, बाकी सारे गलत होना शुरू हो जाते, या ये वाले 2 ठीक हो जाते, बाकी गलत हो जाते, या ये वाले 2 ठीक हो जाते, या सिर्फ ये वाला ठीक हो जाता। इस तरह बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते थे। तो अभी इस फॉर्मेट में लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 8 आर करेक्ट इज इक्वल टू, इस गौर से समझें, हर सवाल के 2 ऑप्शन हैं, लिहाजा 50% चांस होता है करेक्ट होने का, और टोटल कितने सवाल हैं, 8, उसको इसकी पावर बना देंगे, तो इससे बन जाएगा 1 / 256, जिस तरह जो हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया था। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ जगह खाली छोड़ी है इंटेंशनली, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चीज़ मिस की है, और वो है 8C8। 8 सवाल थे और 8 के 8 करेक्ट होने हैं, और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इससे आंसर 1 आता है, जिसलिए मैंने उसको ख़त्म कर दिया था। 8 का मतलब 8 फैक्टोरियल, इस 8 का ये नीचे 8 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ब्रैकेट में 8 - 8 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करें तो ऊपर 8 फैक्टोरियल, नीचे 8 फैक्टोरियल, और इससे क्या आ जाता है, 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, और 1 इसके अंदर जाएगा तो 1 ही रह जाएगा, और इससे क्या बन जाएगा, 1 / 2^8 इज इक्वल टू 1 / 256। तो यही हमारे पहले पार्ट का आंसर है। दूसरा, 7 आंसर्स आर करेक्ट एंड 1 इज़ इनकरेक्ट। तो अगर 7 आंसर्स करेक्ट हैं, 1 इनकरेक्ट है, तो अब क्या होगा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रोबेबिलिटी के 7 करेक्ट हैं, 1 इनकरेक्ट है। तो मैंने जो पहले मिस किया था वो अब की दफ़ा लिख रहा हूँ, 8C7, ठीक है, क्योंकि 8C8 से तो आंसर 1 आता था, लेकिन 8C7 से 1 आंसर नहीं आएगा। तो 8C7 और
हाफ रेज टू द पावर, अब क्या हो जाएगा, कितने सवाल हमने ठीक किए हैं, 7, और कितने सवाल गलत किए हैं, इनकरेक्ट 1, तो हाफ रेज टू द पावर 1। ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना इन दोनों को आप एक कंबाइन भी कर लें, क्योंकि टोटल ऑप्शंस ही 2 होते थे, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होती थी। हाफ रेज टू पावर 7 इंटू हाफ रेज टू पावर 1 करें तो इन दोनों ने आपस में कंबाइन होकर क्या बन जाना है, हाफ रेज टू पावर 8। तो इसको सॉल्व करें, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 7 होल फैक्टोरियल, और इन दोनों को कंबाइन कर लें, हाफ रेज टू पावर 8। पहले स्टेप में भी कर सकते थे वैसे। अब इसको देखें तो 8 मल्टीप्लाई बाई 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 1 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे बच गया 8, और राइट साइड पे 1 डिवाइडेड बाई 256, तो इससे बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 256, और 8 वन ज़ा 8, 8 32 ज़ा 256, तो बेसिकली इसका आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाई 32। सिंपलेस्ट पॉसिबल फ्रैक्शन भी कर दिया। अगला पार्ट, 6 आंसर्स आर करेक्ट एंड 2 आर इनकरेक्ट, तो 6 सवाल आप ठीक कर रहे हैं और इनकरेक्ट कितने कर रहे हैं, 2। तो ऐसी सिचुएशन की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 करेक्ट हैं, 2 इनकरेक्ट हैं, वही 8c6 इंटू हाफ रेज टू पावर 6 इंटू हाफ रेज टू द पावर 2, क्योंकि इनकरेक्ट वाले भी 2 हैं इसमें। अब इसको देखें, 8c6 से क्या बन जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 6 होल फैक्टोरियल, और इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो हाफ रेज टू पावर 8। इसको सॉल्व करें, 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल से कट गया, और 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 ही होता है, तो 2 वन ज़ा 2 और 2 फोर ज़ा 8, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 256। अब 4 वन ज़ा 4 और नीचे 256 है, 4 डिवाइड बाई 254 7 ज़ा, बल्कि सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाई 7 28 डिवाइडेड बाई 256। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 4 7 ज़ा 28 एंड 4 64 ज़ा 256, तो ये आ जाता है 7 डिवाइडेड बाई 64। आखिरी, एटलीस्ट 6 आंसर्स आर करेक्ट, एटलीस्ट 6 आर करेक्ट, यानी ये नहीं कहा कि सिर्फ 6 करेक्ट हैं, यानी 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। तो पहले हम लोग ये देखेंगे, ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है कि अगर 6 करेक्ट हों, 2 फॉल्स हों या इनकरेक्ट हों, तो ऐसी सूरत में हम लोगों का पहला पार्ट क्या होगा, 8c6 इंटू हाफ रेज टू पावर, पहले हम बजाय इसके 6 करें और फिर उसके बाद अगला हाफ करके 2 करें, एक ही दफ़ा कर लेते हैं, हाफ रेज टू पावर 8, प्लस अगर दूसरी चीज़ कि एटलीस्ट 6 आंसर करेक्ट थे, तो अब अगला ऑप्शन क्या हो सकता है कि 7 आंसर करेक्ट हो और एक गलत हो, तो ऐसी सूरत हाल में क्या हो जाएगा, प्लस 8c7 इंटू हाफ रेज टू पावर 8, प्लस अगली क्या चीज़ हो सकती है कि 8 के 8 करेक्ट हो, तो 8c8 हाफ रेज टू पावर 8। ये सवाल अगर 2 से ज़्यादा ऑप्शन होती ना, ट्रू फॉल्स से ज़्यादा, मतलब मल्टीपल चॉइस होता, तो फिर ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता, लेकिन डिफ़िकल्ट भी। तो फिलहाल तो आसान है इसलिए। अब इसको हमने सॉल्व करना है फर्दर। तो ये देखें, 8c6 से क्या बनता है, 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 8 माइनस 6 फैक्टोरियल, अभी हमने थोड़ी देर पहले किए हैं, तो इसको जल्दी गो थ्रू करते हैं। हाफ रेज़ पावर 8, और नीचे इसको अभी सॉल्व करें तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से कट गया, और 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8, तो 4 7 ज़ा, और ये राइट साइड पे 1 डिवाइडेड बाई 256, तो ये हो जाएगा 4 7 ज़ा 28 डिवाइडेड बाई 256। इसको सिंप्लीफाई भी करना है, 4 7 ज़ा 28 और 4 64 ज़ा 256। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड 7 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 7 फैक्टोरियल, और ये राइट साइड पे हाफ रेज टू द पावर 8। नेक्स्ट नीचे जाएंगे तो 8 फैक्टोरियल को ओपन किया, 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ गया, 7 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से कट गया, और राइट साइड पे 1 डिवाइड बाई 256, तो ये क्या बन जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 256, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 वन ज़ा 8 एंड 8 32 ज़ा 256। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा हाफ रेज टू पावर 8। अब ये बड़ा क्विकली हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल तो आपस में कैंसिल आउट होने के लिए, और 8 माइनस 8 से 0 फैक्टोरियल बन जाता है, 8 और 8 आपस में कैंसिल आउट हो गया, और ये बच गया 1 डिवाइडेड बाई 256, और ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब इन तीनों का एलसीएम लेना है, थोड़ी स्क्रीन साफ करके ऊपर लिख लेता हूँ। एलसीएम लेने के लिए ज़रूरी होता है कि डिनोमिनेटर्स सेम हो, तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 256 के इक्वल आ जाए, 64 मल्टीप्लाई बाई 4, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर भी करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 भी कर दिया। 32 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 256 के बराबर आ जाए, 32 मल्टीप्लाई बाई 8,
और 1 को किसी मल्टीप्लाई करेंगे उसको भी जितना नीचे से मल्टीप्लाई किया उतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 8। अब देखिए नीचे सारे के सारे 256 हैं, तो अब हम लोग इनको नीचे इकट्ठा कर लेते हैं और 7 4 ज़ा 28 प्लस 1 8 ज़ा 8 प्लस ये 1 भी आ गया। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 256। अब ये 256 क्या है, ये सैम्पल स्पेस है। टोटल 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इस किस्म के सवालों को हल करने के। एक के 8 सवाल हैं और 2 ऑप्शंस हैं। और ये क्यों है, क्योंकि इन ऑल 8 क्वेश्चंस देयर आर 2 ऑप्शंस। तो इससे बनता था सैम्पल स्पेस n इंटू एस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2⁸8। हर सवाल में 2 चॉइसेस हैं और टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, 256। अब हम अगली स्लाइड से दूसरा एक मेथड ट्राई करते हैं। दूसरे मेथड से भी समझाता हूँ जो इससे भी आसान है। इस सवाल को, पहले पार्ट को 8 आंसर्स आर करेक्ट, इस इवेंट को हम नाम दे देते हैं इवेंट ए। अब इस इवेंट के अंदर है क्या कि प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 8 आर करेक्ट। तो इसके केस में ये नीचे क्या हम लोगों ने लिखा है, सैम्पल स्पेस, और ऊपर हम लोगों ने 8C8 लिख दिया है। और 8C8 हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, हमें पता है इससे आंसर 1 आना है। तो 1 डिवाइडेड बाई 256 या n इंटू ए डिवाइडेड बाई n इंटू एस, इस तरीके से आपने लिखा हुआ है, सीखा हुआ है। और इसको कहते क्या है, नंबर ऑफ वेज एन इवेंट कैन अकर। तो 8 के 8 सवाल दोस्तों, इसका एक ही पॉसिबल वे है और टोटल पॉसिबल इवेंट्स कितने थे, 256। तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे पर चलते हैं कि अगर 7 आंसर्स करेक्ट हैं और एक गलत है, इस इवेंट को हम कह देते हैं इवेंट बी। अब इसके लिए फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी 7 आर करेक्ट 1 इज़ इनकरेक्ट इज इक्वल टू नीचे 256 और ऊपर क्या आएगा 8C7। 8C7 से हमने कैलकुलेट करके देखा हुआ है कि 8 आता है, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 256। इसको सिंप्लीफाई किया 1 डिवाइडेड बाई 32 और ये नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट कैन अकर डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल इवेंट्स। तो ये हमारा सेकेंड आंसर है। थर्ड, इस इवेंट को हम नाम दे देते हैं सी। 6 आंसर्स आर करेक्ट एंड 2 आर इनकरेक्ट। 6 करेक्ट 2 इनकरेक्ट। तो इस केस में 6 करेक्ट 2 इनकरेक्ट की प्रोबेबिलिटी होगी 8C6 डिवाइडेड बाई 256। 256 सैम्पल स्पेस है इसलिए पहले लिख देता होता हूँ। और इसका आंसर आता होता है 28। ऊपर वाले का आंसर 28 है, तो 28 डिवाइडेड बाई 256। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाई 64। और इसमें 7 क्या है, नंबर ऑफ वेज एन इवेंट कैन अकर, और 64 क्या है, टोटल पॉसिबल इवेंट्स इस तरह के कम्बिनेशन में। अब आखिरी सवाल पे चलते हैं। इस इवेंट में तीनों इवेंट ऐड हो जाएंगे, यानी A प्लस B प्लस C, क्योंकि 6 मिनिमम करेक्ट हो सकते हैं, मतलब 7 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं। तो अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 6 आर करेक्ट। तो इसके लिए कि 6 करेक्ट हो सकते हैं, तो क्या इसका होगा 8C6 डिवाइडेड बाई 256 प्लस, और क्या ऑप्शन हो सकती है कि 7 आर करेक्ट। तो इसके लिए लिखेंगे 8C7 डिवाइडेड बाई 256 प्लस, और क्या ऑप्शन हो सकती है 6 से ज़्यादा कि 8, ऑल 8 आर करेक्ट। तो 8C8 डिवाइडेड बाई 256। उम्मीद है इसको देखने के बाद आपको सारी गेम समझ आ गई होगी। अब हमने ये सारे के सारे ऑलरेडी सॉल्व किए हुए थे। 8C6 8C7 8C8। 8C6 से वैल्यू आती है 28, 8C7 से आती है 8 और इस 8C8 से आती है 1। तो इनको अपनी अपनी जगह पे डाल देते हैं। तो ये हमने प्रीवियस मेथड में भी सीखा था, बट दिस इज़ अ क्विक वे कि पहले सैम्पल स्पेस निकाल लें और फिर कम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करें, ठीक है ना। तो 28 डिवाइडेड बाई 256 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 256 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 256 ऐड किया तो 37 डिवाइडेड बाई 256। तो ये चारों जो हमारे आंसर है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किधर है, ये 1 डिवाइडेड बाई 256, 1 डिवाइडेड बाई 32, 7 डिवाइडेड बाई 64 और 37 डिवाइडेड बाई 256। हमारे सारे आंसर एक्यूरेट हैं। Question 4. 3 unbiased coins are tossed. What is the probability of obtaining all heads, 2 heads, 1 head, at least 1 head, at least 2 heads या all tails? Biased मतलब साइड लेना, या लफ्ज़ याद रख लें बेईमानी करना। ये याद करने के लिए कह रहा हूँ। जैसे कि कुछ अंपायर्स हमेशा इंडिया के हक में फैसला देते हैं, यानी बायस्ड अंपायरिंग टूवर्ड्स इंडिया। इसी तरह कुछ कॉइन्स के हेड या टेल में वेट डिफरेंस की वजह से कोई एक साइड ऊपर आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इनको बायस्ड कॉइन्स कहते हैं। आपका क्वेश्चन अनबायस्ड कॉइन्स का है, यानी सिंपल कॉइन जिसके फेयर चांसेस हों, इक्वल चांसेस हों हेड या टेल आने के। पार्ट 1 क्या है, ऑल हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर 3 कॉइन्स फ्लिप किए जाएं। अगर हम एक कॉइन फ्लिप करें, हमारे पास टोटल 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, हेड एंड टेल।
यानी एक कॉइन की सैंपल स्पेस होगी हेड एंड टेल। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा? 1/2। अब सेकंड कॉइन फ्लिप करें, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस कॉइन की इंडिपेंडेंट सैंपल स्पेस भी होगी हेड एंड टेल, इसमें भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अब थर्ड कॉइन फ्लिप करें, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस कॉइन की इंडिपेंडेंट सैंपल स्पेस भी होगी हेड एंड टेल, इसमें भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। 3 फ्लिप्स में 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी होगी हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ इज इक्वल टू 1/8। सवाल पैदा होता है कि मल्टीप्लाई क्यों किया, ऐड क्यों नहीं किया? बिकॉज बीच में एंड है, और एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि एंड गेट मल्टीप्लाई करता है और गेट ऐड करता है। तो यहाँ देखें, वी टॉस एंड टॉस एंड टॉस। यहाँ हमें डिनोमिनेटर में 8 देख के एक बात तो पता चल रही है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स 3 हैं। 3 कॉइन्स टॉस करने की 8 होंगी, यानी कि सैंपल स्पेस या टोटल पॉसिबल इवेंट्स। अब मज़ीद जो इवेंट्स हैं वो देखते हैं 1 बाय 1। एक एक करके कॉइन्स को प्लेस करते जाते हैं। पहले केस में 3 के 3 हेड आए थे। अब देखें, 2 हेड के साथ एक टेल, फिर एक हेड है, एक टेल है और एक हेड है, फिर एक हेड है, एक टेल है और एक और टेल आ गई। तो इस तरह देखें, 4 हेड्स हैं और ये वाले मज़ीद 4 कॉम्बिनेशन। अब 4 दफ़ा टेल पहले वाले कॉलम में आएगी और राइट साइड वालों में फ़र्क आएगा। अभी देखें टेल के साथ क्या होगा, 2 हेड लगा दिए जिस तरह ऊपर थे, फिर टेल के साथ एक हेड और एक टेल, टेल हेड और टेल, फिर टेल टेल और हेड, और टेल टेल टेल। तो ये आपके बन गए टोटल 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। अब इन कॉइन्स पे हेड की जगह एच और टेल की जगह टी लिख देते हैं ताकि सॉल्व करना मज़ीद आसान हो जाए। पेपर में आप लोग ज़ाहिर है कॉइन्स तो नहीं बना सकते, तो इस तरह से ट्री शेप बना लेना या सिर्फ राइट कॉलम वाली आउटकम्स लिख लें। 2 हेड्स कितनी जगह आ रहे हैं? एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, मतलब 3 आउट ऑफ 8। 1 हेड कितनी जगह आ रहा है? यानी सिर्फ 1 हेड हो, बाकी टेल्स हों। एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, मतलब ये भी क्या हुआ, 3/8। एटलीस्ट 1 हेड से मुराद कि हर कॉम्बिनेशन में कम से कम एक हेड लाजमी हो। तो गौर से देखें, लास्ट कॉम्बिनेशन के अलावा बाकी 7 कॉम्बिनेशंस में एटलीस्ट 1 हेड तो है ही, यानी ये बना 7 आउट ऑफ 8। एटलीस्ट 2 हेड्स यानी कॉम्बिनेशंस जिनमें 2 हेड्स हों या 3 हेड्स हों। तो गौर से देखें, ऐसी 4 ऑप्शंस हैं, यानी ये बना 4 आउट ऑफ 8। सिंप्लीफाई करें, इससे बनता है 1 आउट ऑफ 2। ऑल टेल्स की सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यानी ये बना 1 आउट ऑफ 8, और बुक में भी यही सारे आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5। A committee of 5 persons is to be selected at random from 6 men and 4 women. Find the probability that committee will consist of 3 men and 2 women or 2 men and 3 women. तो टोटल 5 पर्सन की कमेटी बनानी है। हमारे पास गिवन है कितने मैन, 6, एंड वुमेन टोटल 4 गिवन है, यानी प्रोबेबिलिटी में भी कम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फार्मूला देख लेते हैं, ये हम लोगों ने 6.3 में किया था, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r होल फैक्टोरियल। तो टोटल वेज जिसमें हम लोग 5 पर्सनस की कमेटी बना सकते हैं, यानी सैम्पल स्पेस जिसको कहते हैं, वो है टोटल लोग कितने हैं हमारे पास, 6 मर्द और 4 औरतें, टोटल मिला के 10 है। तो वो NCR के फॉर्मूले से करते हैं, n की जगह 10 हो जाएगा, और r के टोटल पर्सन लेने कितने हैं, चूज़ कितने करने हैं। जो चूज़ करते हैं तो कम्बिनेशन का सवाल होता है, तो 10CR यानी 10C5। वैसे ही आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, बट ऑलवेज ट्राई प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ। तो यहाँ पे कर लेते हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 5 होल फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे यहाँ तक कि 5 फैक्टोरियल पे रुक जाएंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल तक क्यों रुक गया, क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल मौजूद है, काटने में आसानी रहेगी। डिवाइडेड बाय ये वाला 5 फैक्टोरियल आ गया, और 5 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करें, पूरा ही ओपन कर लें। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि दूसरी तरफ भी 5 फैक्टोरियल आ रहा है, उससे हम ऊपर वाले को काट लेंगे। तो 10 माइनस 5 से 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से कट गया। अभी और देखें क्या कट सकता है, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 6 होता है, तो ये 6 के साथ कट गया। और 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये 5 है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 रह गया हमारे पास,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 252 ये हमारी टोटल सैम्पल स्पेस आ जाएगी। अब हम लोग पहले पार्ट की तरफ चलते हैं कि 3 men एंड 2 वुमन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं, जो टोटल वेज है यानी कि सैम्पल स्पेस। अब प्रोबेबिलिटी थी कि 3 men और 2 वुमन हमने चूज़ करने हैं। तो इसके लिए फार्मूला आपको पता ही है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ वेज एंड इवेंट कैन अकर, जो कि हम लोग कम्बिनेशन के सवाल में पढ़ चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, और टोटल पॉसिबल इवेंट्स हम ये निकाल चुके हैं। तो जो नंबर ऑफ वेज एंड इवेंट कैन अकर, हम लोगों ने 6 बंदों में से कितने बंदे चुनने हैं, 3, यानी 6C3 मल्टीप्लाई बाय, एंड आ रहा है तो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई बाय कितनी वुमेन, 2 आउट ऑफ 4, तो 4C2। अब इनको आपने जो है डिवाइड कर देना है किससे, टोटल पॉसिबल इवेंट जो कि 252 है। अब इन दोनों को आपने अलग-अलग सॉल्व करने में, वैसे आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। 6C3 मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक ले जाते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। जो 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये 6 माइनस 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से कट जाएगा, और 3 2 1 यानी कि ये 6 के बराबर होता है तो ये 6 से कट जाएगा। पीछे क्या बच गया, 5 4 द 20। ये तो आ गया इसका 6C3 का आंसर। 4C2 देख लेते हैं कि वुमेंस कितने का कम्बिनेशन कैसा बन रहा है। 4C2 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। अभी 4 फैक्टोरियल को हम खोल लेते हैं 2 फैक्टोरियल तक, और नीचे दोनों ही 2 फैक्टोरियल बन जाएंगे क्योंकि ये 2 फैक्टोरियल और ये भी 4 माइनस 2 से 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। एक 2 फैक्टोरियल को एक 2 फैक्टोरियल से काट लेते हैं, और ये 2 फैक्टोरियल का आंसर भी 2 होता है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आ जाएगा 6। अब इनको जाके इधर अपनी जगह पे प्लेस इन करते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 252। 20 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 120 डिवाइडेड बाय 252। अब किससे क्रॉस कर सकते हैं, 12 10 ज़ा 120 और 12 21 ज़ा 252, तो ये बन गया 10 डिवाइडेड बाय 21। तो ये पहला पार्ट हमारा हल हो गया। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं कि 2 men एंड 3 वुमन। बिल्कुल वही प्रोसेस है, सैम्पल स्पेस हमें गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी कि अब 2 men होंगे और 3 वुमन हम लोगों ने लेनी है, तो फार्मूला भी वही यूज होगा। और 6 बंदों में से कितने बंदे लेने हैं, 2, 6C2 एंड है मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 3 वुमन यानी कि 4C3 हो जाएगा। 4 औरतों में से 3 औरतें सेलेक्ट करनी है, 4C3 डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस जो कि 252 है। अब इनको अलग कैलकुलेट करके दे देते हैं। 6C2 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 को इतना ओपन करेंगे 4 फैक्टोरियल तक चला जाए, क्योंकि मैं 6 माइनस 2 से हमें नज़र आ रहा है कि नीचे 4 फैक्टोरियल आने वाला है। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। 2 को फैक्टोरियल को 2 ही लिख देते हैं क्योंकि 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 होता है, 2 1 ज़ा 2। ये 4 फैक्टोरियल आ गया, 4 फैक्टोरियल से कट गया, और ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आ जाएगा 15। अब 4C3 लेके आते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं। 4C3 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। बहुत आसान हो गया। 4 फैक्टोरियल को 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल तक खोल लेंगे, और नीचे हमारे पास एक 3 फैक्टोरियल है, और इससे क्या आ जाता है 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो 3 और 3 फैक्टोरियल आपस में कट जाएंगे, बच जाएगा हमारे पास 4। अब ये 15 और 4 को इधर ले जाते हैं, इनकी जगह प्लेस करते हैं, इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 252 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 252। वही अभी 12 से कट करते हैं, 12 5 ज़ा 60 और 12 21 ज़ा 252 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 21। तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। बुक में देख लेते हैं, बुक में भी 10 बाय 21 और 5 बाय 21 यही आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, यानी एक कार्ड निकाला जाए फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी एक शफल शुदा 52 कार्ड्स का पैक हो। ये जो ताश के पत्ते नहीं खेलते, इनको कहते हैं पैक ऑफ कार्ड्स, जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, के क्या चांस है कि नंबर 1 ड्राइंग एन एस कार्ड के यक्का आपका निकल आए। यक्का यानी ए जिसके ऊपर लिखा होता है, या ड्राइंग आइदर स्पेड और हार्ट्स, या स्पेड आ जाए या हार्ट्स आ जाए। ड्राइंग अ डायमंड कार्ड, ड्राइंग अ फेस कार्ड, या फिर नॉट ड्राइंग एन एस ऑफ हार्ट। पहला पार्ट है ड्राइंग एन एस कार्ड, इसके आने के क्या इम्कानात हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस कार्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय
टोटल सैम्पल स्पेस। तो इसके लिए अब देखें कि टोटल एस कार्ड्स कितने हैं। 4 एस कार्ड हैं, यानी 4 यक्के हैं ए के, जो कि क्लब के अंदर भी होता है और हार्ट में भी और स्पेड में भी और डायमंड में भी। तो 4 यक्के हैं, जबकि टोटल कितने कार्ड्स हैं 52, यानी सैम्पल स्पेस 52 थी। तो 4 डिवाइड बाई 52, 4 1 ज़ा 4 और 4 13 ज़ा 52, तो ये आ गया 1/13। ये प्रोबेबिलिटी है ऑफ ड्राइंग एन एस कार्ड। अगला है ड्राइंग आइदर स्पेड और हार्ट्स। तो प्रोबेबिलिटी कि स्पेड का कार्ड निकलेगा या हार्ट का कार्ड, ये क्या होगी। टोटल देखें 4 तरह के कार्ड्स होते हैं हमारे पास, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट्स। तो स्पेड के कार्ड्स टोटल कितने हैं 13। हार्ट के कार्ड्स टोटल कितने हैं 13। तो अब आप देखें कि नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने हैं डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस टोटल कितनी है। इवेंट्स टोटल है हमारे पास 26 और सैम्पल स्पेस हमें पता है 52। तो 26 1 ज़ा 26 और 26 2 ज़ा 52, तो ये हमारे पास आ गया हाफ। देखने से भी पता लग रहा है, देखें जी, हाफ नंबर ऑफ़ कार्ड्स जो है जो स्पेड और हार्ट के मिला के बनते हैं। तीसरी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ड्रॉ करें हम डायमंड कार्ड। पिछले से मिलता जुलता है लेकिन उससे आसान हो गया है कि प्रोबेबिलिटी है कि डायमंड कार्ड निकले, क्या चांस है। देखें टोटल 4 तरह के कार्ड्स हैं, हम लोगों को क्या चाहिए डायमंड कार्ड। डायमंड कार्ड टोटल कितने हैं 13। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स हमारे होंगे 13 और टोटल सैम्पल स्पेस हमारी है 52। तो 13 1 ज़ा 13 एंड 13 4 ज़ा 52। देखने से भी पता लग रहा है कि डायमंड कार्ड आने के चांसेस हैं 1/4। फोर्थ पार्ट है कि ड्राइंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड यानी जिस पे चेहरा बना होता है, उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो वो है, देखें टोटल हमारे पास कितने फेस कार्ड्स हैं 12, क्योंकि हर किस्म के कैटेगरी के अंदर आपके पास जैक भी होता है, क्वीन भी होता है और किंग भी होते हैं, और टोटल 4 कैटेगरी हैं। तो 3 4 ज़ा 12 कार्ड्स हैं। तो अब आप देखें नंबर ऑफ़ इवेंट्स हमारे पास कितने हुए 12 और सैम्पल स्पेस हमारी 52 है। तो 12 4 3 ज़ा 12 एंड 4 13 ज़ा 52। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनती है 3/13। फाइनल है नॉट ड्राइंग एन एस ऑफ हार्ट, कि हम हार्ट एस वाले में हार्ट के अंदर एस ना निकले, यानी हार्ट की तरह ये इसका एस ना निकले। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी नॉट एन एस ऑफ हार्ट। देखें पहले हार्ट कितने हैं टोटल, ये हैं, इसमें एस ऑफ हार्ट कितना है, ये है, और हम लोगों को यानी कि इसके अलावा बाकी सारे कितने हैं, उनके निकलने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये तो एक कार्ड है, इसके अलावा बाकी सारे कार्ड हैं जो वो बनते हैं 51 और टोटल हमारे पास है 52। तो फार्मूले के अंदर देखें टोटल इवेंट्स जो हमारे हो रहे हैं अभी, वो हैं 51 का चांस है डिवाइडेड बाय टोटल सैम्पल स्पेस 52। तो यही हमारा आंसर है। और बुक में देख लें सारे के सारे आपके आंसर मैच कर रहे हैं 1/13 1/2 1/4 3/13 और 51/52। क्वेश्चन नंबर 7, 2 dice are thrown simultaneously। simultaneously मतलब एक साथ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसके 10 डिफरेंट पार्ट्स हैं। डुबलेट ऑफ इवन नंबर्स, अ सम लेस दैन 6, अ सम मोर दैन 7, अ सम ग्रेटर दैन 10, अ सम एट लीस्ट 10, 6 एज द प्रोडक्ट, एन इवन नंबर एज द सम, एन ऑड नंबर एज द सम, अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम एज अ प्राइम नंबर। लेकिन हैं सारे आसान। पहला है डुबलेट ऑफ इवन नंबर्स, मीन्स सेम इवन नंबर अपीयर्स ऑन ईच डाइस। अब इतने कितने ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं कि जब दोनों में इवन नंबर आए, 2 2 हो सकता है, 4 4 हो सकता है और 6 6 हो सकता है। देखें ये हमारी सैम्पल स्पेस है दोनों डाइस के आने की, कि पहले डाइस पे 1 हो, दूसरे पे 1, फिर पहले डाइस पे 1 हो, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3, और सो ऑन करते करते 6 6 तक। तो इसमें देखें टोटल 36 इवेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डुबलेट ऑफ इवन नंबर्स क्या होगी, नंबर ऑफ़ इवेंट्स डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। तो इवेंट्स हमारे कितने हैं ऐसे 2 2 4 4 और 6 6, यानी टोटल 3 ऐसे इवेंट्स हैं। और सैम्पल स्पेस हमारी टोटल कितने इवेंट्स की है 36 की। 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा 36, तो बना 1/12। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है डुबले आने की इवन नंबर्स की। पार्ट 2, अ सम लेस दैन 6, यानी 5 या 5 से कम। अगर ऐड किया जाए दोनों को तो फिर 5 या 5 से कम आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम लेस दैन 6 क्या होगी, देखते हैं 1 1, ये भी इन दोनों का सम किया जाए तो 5 या 5 से कम है, इन दोनों का भी कम है, इन दोनों का भी कम है, इन दोनों का भी कम है, अगले का ज़्यादा है, वो नहीं।
नीचे आ जाएं, 2 और 1 3, 2 और 2 4, 2 और 3 5, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 4 और 1 5। तो यही हमारे बनते हैं। टोटल कितने हैं? 10। और टोटल हमारे जो सैम्पल स्पेस में इवेंट्स हैं वो 36 हैं। तो 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36। तो ये हमारी बनी 5/18 प्रोबेबिलिटी। पार्ट 3, अ सम मोर देन 7, यानी सम करें तो 8 या 8 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ सम मोर देन 7 क्या होगी? नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स या सैम्पल स्पेस। तो देखते हैं 8 या 8 से ज़्यादा वाले क्या सम बनते हैं। ये देखें, 2 और 6 को ऐड किया जाए तो 8 है, 3 और 5 से 8 है, 6 और 3 से 9 है, 4 और 4 8, 4 और 5 9, 4 और 6 10, 5 और 3 8, 5 और 4 से 9, 5 5 से 10, 5 6 से 11, 6 2 से 8, 6 3 से 9, 6 4 6 5 6 6। इन सब से जो बनते हैं वो हैं 8 या 8 से ज़्यादा। तो ये टोटल काउंट करें, बनते हैं 15। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और टोटल इवेंट्स कितने हैं? 36। तो 3 5 ज़ा 15, 3 12 ज़ा 36। तो ये 5/12 हमारी प्रोबेबिलिटी है। पार्ट 4, अ सम ग्रेटर देन 10। ग्रेटर देन 10 क्या होता है? 11 और उससे बड़े। ये तो थोड़े से ही हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम मोर देन 10 क्या होगी? नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स या सैम्पल स्पेस। तो अभी देखते हैं क्या है। 5 और 5 नहीं है, तो 5 और 6 से मिलके 11 बन जाता है, 6 और 5 से मिलके 11 बन जाता है, 6 और 6 से मिलके 12 बन जाता है। तो यही 3 है। तो 3 डिवाइडेड बाय 36, 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा 36। तो हमारी प्रोबेबिलिटी है 1/12। पार्ट 5, अ सम एट लीस्ट 10, यानी पहले था कि ग्रेटर देन 10 यानी 11 और उससे बढ़ के, अभी 10 और उससे बढ़ के, मीन्स सम शुड बी 10 और मोर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम बी 10 और मोर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल इवेंट्स या सैम्पल स्पेस। अभी देखते हैं 10 किस किस को ऐड करने से आता है। 4 और 6 को, 5 और 5 को, 5 और 6, 6 और 4, 6 और 5, 6 और 6, ये सब को सम किया जाए तो 10 या 10 से ज़्यादा आता है। और ये टोटल कितने हैं? 3 4 5 6। तो ये बन जाता है 6 डिवाइडेड बाय 36। तो 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। पार्ट 6 है 6 एज द प्रोडक्ट, यानी जो दोनों नंबर हैं डाइस के ऊपर आए उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट आना चाहिए 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट विल बी 6। कब होगी? नंबर ऑफ इवेंट्स टोटल कितने होंगे डिवाइडेड बाय टोटल सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू, किस किस को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 6 आता है। 1 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 2 ज़ा, 6 1 ज़ा। तो टोटल 4 इवेंट्स हैं हमारे पास और 36 सैम्पल स्पेस थी। 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/9। पार्ट 7, एन इवन नंबर एज द सम, यानी व्हेन एडेड आंसर इज एन इवन नंबर। तो प्रोबेबिलिटी दैट सम इज एन इवन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो कितने नंबर होंगे जो कि इवन होंगे? याद रखें टोटल 36 इवेंट्स हैं, इनमें से आधे इवन होंगे और आधे ऑड होंगे। चलिए देखते हैं। 1 और 1 को ऐड करें तो क्या बन जाता है? 2। 1 और 3 को ऐड करने से 4, 1 और 5 को ऐड करने से 6। इसी तरह 2 और 2 को ऐड करने से इवन, क्योंकि दोनों इवन ही हैं। ये इन दोनों को ऐड करने से, इन दोनों को 3 और 1 को ऐड करने से 4, 3 और 3 को ऐड करने से 6, 3 और 5 को ऐड करने से 8। ये अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझ भी आ रहा होगा। तो ये देखें, हर लाइन में 3 ऐसे इवेंट्स हैं जिनको ऐड करने से इवन नंबर आता है। तो 3 6 ज़ा 18। तो टोटल 18 ऐसे इवेंट्स हैं और टोटल सैम्पल स्पेस हमारी 36 थी। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। तो प्रोबेबिलिटी इज़ 1/2। इसी तरह एन ऑड नंबर एज द सम। इवन नंबर हमने देख लिए थे 18 है, तो ऑड नंबर भी 18 होंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर हमें इवन नंबर का सवाल ही नहीं गिवन था तो ऑड नंबर मालूम करने हैं। तो अभी देखते हैं कि ऑड नंबर किन किन से आएगा। पहले हम लोग इसी तरह फार्मूला लिख लेते हैं ताकि इवेंट्स कैलकुलेट करने से पहले हम लोग ये लिखा हुआ हो। 1 और 2 को ऐड करने से 3 आता है, 1 और 4 को ऐड करने से 5, 1 और 6 को ऐड करने से 7, 2 और 1 को ऐड करने से 3, 2 और 3 को ऐड करने से 5, 2 और 5 को ऐड करने से 7। इसी तरह बाकी भी जिन जिन को ऐड करने से ऑड नंबर आ रहा है वो सारे के सारे आप लोग काउंट करते जाएं। तो हर लाइन में आपके पास 3 ऐसे इवेंट्स हैं जिनको ऐड करने से ऑड नंबर आता है। तो टोटल 3 6 ज़ा 18। तो यहाँ भी 18 डिवाइड बाई 36, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 इज इक्वल टू 1/2 इज़ द प्रोबेबिलिटी।
पार्ट 9, अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम। अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, यानी कि जब सम करें तो मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। और मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है? 3, 6, 9, 12, 15 वगैरह। लेकिन यहाँ पे तो चूँकि मैक्सिमम अगर प्लस किया जाए तो 6 और 6 12 भी आ सकते हैं, लिहाजा मैंने 12 पे रोक दिए। अभी प्रोबेबिलिटी दैट सम इज मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, अब देखें कितने ऐसे हैं जो कि ऐड करने से 3, 6, 9, 12 आ रहे हैं। 1 और 2 को ऐड करने से 3, 1 और 5 को ऐड करने से 6, 2 1 को ऐड करने से 3, 2 + 4 6, 3 + 3 6, 3 + 6 9, 4 + 2 6, 4 + 5 9, 5 + 1 6, 5 + 4 9, 6 + 3 9, 6 + 6 12। तो टोटल 12 ऐसे इवेंट्स हैं। देखिए हर लाइन में या हर रो में 2 ऐसे इवेंट हैं। तो 2 6 12 और टोटल कितने थे? 36। तो 12 1 12, 12 3 36। तो 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी। फाइनल पार्ट 10, सम इज अ प्राइम नंबर। अब पहले तो कन्फ्यूजन डाल दी इसने, प्राइम नंबर पूछ के भूले हुए थे हम लोग। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो या तो खुद पे डिवाइड हो या 1 पे, जैसे 2 3 5 7 11 13 भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम सम 12 तक जा सकते हैं। वैसे देखें 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 2 प्राइम नंबर होता है, क्योंकि इसे अपने आप से डिवाइड हो सकता है या 1 से। 3 हो सकता है, 4 नहीं है प्राइम नंबर। ठीक है, जो येलो में मैंने लिखे हुए ये प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि ये अपने आप पे डिवाइड हो सकते हैं या 1 पे। तो अभी प्रोबेबिलिटी दैट सम इज अ प्राइम नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अभी देखें जी, 1 और 1 को ऐड किया तो 2 आया जो कि प्राइम नंबर है। 1 और 2 को ऐड किया तो 3 आया जो प्राइम नंबर है। 1 और 4 को ऐड करने से 5 आया जो प्राइम नंबर है। 1 और 6 को ऐड करने से 7 आया जो प्राइम नंबर है। 2 और 1 से 3, 2 और 3 से 5, 2 और 5 से 7, 3 और 2 से 5, 3 और 4 से 7, 4 और 1 से 5, 4 और 3 से 7, 5 और 2 से 7, 5 और 6 से 11, 6 और 1 से 7, 6 और 5 से 11। तो टोटल ये देखें हर रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 हैं ऐसे इवेंट्स के जिनको ऐड किया जाए तो प्राइम नंबर आए। और सैम्पल स्पेस में टोटल 36 इवेंट्स हैं। तो 3 5 ज़ा 15 और 3 12 ज़ा 36। तो 5/12 इज़ द आंसर। और आप अपने बुक के साथ मैच करें कि सारे के सारे आंसर बिल्कुल वही हैं, तो हमारे सारे आंसर्स करेक्ट हैं। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है, तो लाइक करना हरगिज़ ना भूलें और शेयर भी ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।